दोस्तों नमस्कार, जेपी क्लाइमेक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट संविधान यानी भारतीय संविधान जो है अपने नोट्स के बारे में हम सभी आपको इजीली भाषा में शेयर करते हैं। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक और सुनेंगे या देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और यहाँ से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटी से प्रश्न बनते हैं यानी भारतीय संविधान से, तो ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र के जैसा ही काम करेगा। तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए हम यहाँ पर आपको पॉइंट दर पॉइंट बात करते हैं। आप लोग नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं या सुनिए ध्यानपूर्वक, तब भी आपको समझ में आएगा। फास्ट रिवीजन तौर पर होगा, आपको सुनते ही चलिए, देखते चलिए, सुनते चलिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है, पूछा जाता है कि संविधान ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्यों का शासन गठित होता है। तो पूछा जा सकता है कि आपका संविधान कैसी विधि है, तो राज्यों का शासन संगठित होता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया है, पूरे विश्व के संविधान की जननी किसे कहा जाता है। तो ब्रिटेन के संविधान को जो है विश्व की जननी कहा जाता है। कहाँ के? तो ब्रिटेन का। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ब्रिटेन का संविधान को क्या कहा जाता है, तो जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरे विश्व की जननी कहा जाता है ब्रिटेन के संविधान को। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, भारत का संविधान पूरे विश्व का संविधान का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। किसका? भारत का संविधान क्या है? बड़ा और लिखित संविधान कहाँ का है? तो भारत यानी इंडिया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, संविधान कितने प्रकार का है पूछा जा सकता है। तो संविधान दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? तो एक लिखित संविधान होता है, एक अलिखित होता है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, भारत का संविधान कठोर और लचीला। सबसे पूछा जा सकता है कि कठोर और लचीला किसका संविधान है, तो भारत का है। भारत का संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है और बड़ा और लिखित संविधान है। ये सब भारत का है। तो चलिए अगले पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं, संविधान सभा की मांग किसने किया था। यहाँ पर हम बात करते हैं संविधान सभा की किसने मांग किया था। तो 1895 बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक के द्वारा संविधान सभा की मांग किया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक स्वराज। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, 1922 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश की मांग की। किसका? महात्मा गांधी ने किसका मांग किया था? तो ब्रिटिश की मांग किया था। फिर अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, 1934 में एम.एन. राव का सुझाव था कि भारत का अपना एक संविधान अलग हो। किसका सुझाव था? तो ये एम.एन. राव, ठीक है। तो एम.एन. राव का जो है सुझाव था कि भारत का एक अपना संविधान का अलग हो। जिसे आप जानते हैं कि कई देशों को लेकर बना है भारत का संविधान। तो यही प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो एम.एन. राव ने कहा कि भारत का संविधान एक अलग होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट दिया गया है, 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। किसको? क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया पूछा जा सकता है, तो 1942 में। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, सेकेंड विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान बनाने की आज्ञा दी जाएगी। यानी सेकेंड विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जो है भारतीयों को संविधान बनाने की आज्ञा दी जाएगी। चलिए आगे पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इस संविधान में देशी रियासत प्राप्त शामिल किया जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, यदि भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आया तो ब्रिटिश सरकार अपनी यथास्थिति बनाए रखेगी। अगर क्या कह रहा है, अगर भारत का संविधान जब बनाया जाएगा तो ब्रिटिश सरकार को अगर पसंद नहीं आएगा तो ब्रिटिश सरकार अपनी यथास्थिति बनाए रखेगी, कुछ उसमें भंग करने की चेष्टा नहीं कर सकता। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, दिवालिया न्याय या भविष्य की तिथि में बुनाने वाला चेक कहा गया। क्या कहा गया? दिवालिया न्याय को या भविष्य बनाने की तिथि को बुनाने वाला चेक कहा गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, 1945 वेवेल योजना। क्या? 1945 वेवेल योजना। 1943 में लॉर्ड लियोगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत की संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए भेजा
पॉइंट यहाँ दिया गया है, सेकेंड विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारतीयों का संविधान बनाने का आज्ञा दिया जाएगा। इसके बाद सेकेंड विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जो है भारतीय संविधान बनाने का आज्ञा दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। फिर अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। किसका? कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। अगला पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना। कौन था? कैबिनेट मिशन योजना कितने थे? तो 3 थे। CAC एलेक्जेंडर पहला था, दूसरा बेथिक लॉरेंस थे, तीसरा स्वदेशी फोर्ड। आपसे पूछा जाएगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के कितने प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो 3 थे, AC एलेक्जेंडर और बेथिक लॉरेंस और स्वेज फोर्ड क्रिप्स। अगर आपसे यहीं पर देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संसद में कहाँ चलता है? तो ब्रिटेन में संसद चलता है, ठीक है। संसद में ब्रिटेन बड़ा होता है। और संविधान कहाँ होता है? तो भारत में संविधान बड़ा होता है। और न्यायपालिका कहाँ चलता है? तो अमेरिका में न्यायपालिका बड़ा होता है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और अगले पॉइंट के बारे में हम कुछ बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, संविधान सभा में 389 सदस्य निर्वाचित होंगे। कितने सदस्य? 300 निर्वाचित सदस्य होंगे। अगला पॉइंट दिया गया है, इसमें कितने? 292 ब्रिटिश प्रांत के होंगे। कि हाँ, कितने? 292 ब्रिटिश प्रांत के होंगे और 83 देसी रियासत के होंगे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र, 15 महिला बेगम एजाज रसूल। ठीक, चलिए अगले पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। ठीक है, किसके द्वारा? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। अगले पॉइंट पर यहाँ दिया गया है, संविधान बनने में लगा समय। कितने समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। दोस्तों अगर आपको पसंद नहीं आता है तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम ये अपना नोट्स बनाए हैं तो आपको हम शेयर करने के लिए साझा कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आपको शॉर्ट फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस थियरी के माध्यम से आपको तैयार करवा रहे हैं। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, और पूछा जाएगा तो संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ये आपसे प्रश्न में 4 विकल्प या 5 विकल्प दे दिया जाता है कि आपका संविधान बनने में कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 20 दिन दे देगा, 18 दिन दे देगा या कुछ भी दे देगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ से आपका कन्फर्म हो रहा है कितने दिन लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। और पूछा जाए कि अनुच्छेद उस समय कितना था? तो 395 अनुच्छेद था, 8 अनुसूची था और 22 भाग था जब बनकर तैयार हुआ था। और अभी वर्तमान में पूछा जाए कि कितने अनुच्छेद हैं, तो 2023 में ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर इस समय 470 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची हो गया है और 25 भाग वर्तमान समय में भारतीय संविधान में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, प्रारूप समिति के बारे में बात करते हैं। प्रारूप समिति में दिया गया है, संविधान में बनाए गए प्रावधानों पर विचार विमर्श करने हेतु प्रारूप समिति का गठन हुआ। ठीक, फिर ट्रिक क्या कह रहा है? भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव। क्या कह रहा है ट्रिक? भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को लेकर मोहम्मद साहब के खेद पर गए। तो कैसे बना था? तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा रहा है, भी से भीम, तो ये क्या थे? तो DP खेतांग थे। और गोपाल से देखिए गोपाल हो जा रहा है, क्या थे ये? तो N गोपाल स्वामी आयकर थे। फिर कृष्ण देखिए, कृष्ण क्या कह रहा है? अलबादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर तीसरा कन्हैया देखिए यहाँ पर दिया गया है, कन्हैया लाल मणिकृपाल मुंशी, माधव पनु माधव राव, मोहम्मद सैयद मोहम्मद सादुरुल्लाह। तो इसका ट्रिक क्या है कि भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव लेकर मोहम्मद साहब के खेद पर गए। प्रारूप समिति के संविधान प्रावधानों पर विचार विमर्श करने के बाद ये ट्रिक तैयार किया गया था। यहाँ से आप इसका नाम याद कर सकते हैं कौन कौन थे। तो भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया
माधव और मोहम्मद थे। इनका सभी का नाम देख सकते हैं, सैयद मोहम्मद सदरुल्ला। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है 1946 कैबिनेट मिशन योजना। कब? 1946 कैबिनेट मिशन योजना। यहाँ पर दिया गया है AB अलेक्जेंडर। क्या था? AB अलेक्जेंडर। फिर दिया गया है पैथिक लॉरेंस। फिर दिया गया है स्टैफोर्ड क्रिप्स। फिर टोटल कितने सदस्य थे? तो 389। 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 देसी रियासत से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे और 15 महिला, जिसमें एक मुस्लिम महिला का नाम क्या था? तो बेगम एजा जरसूल। क्या नाम था? बेगम एजा जरसूल। चलिए आगे पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की बैठक कब हुआ था, तो यहाँ पर याद रखिएगा कब हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जब पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और यहीं 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई है। इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उपाध्यक्ष पूछा जाए कौन थे उस समय, तो CH मुखर्जी और TC कृष्णमाचारी। चलिए आगे पॉइंट पर बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है श्री BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। उस समय जो है किसको सलाहकार बनाया गया था? BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। 114 दिन तक बहस करवाई गई थी। कितने दिन? 114 दिन तक बहस करवाई गई थी। 11 अधिवेशन हुआ था। कुल 166 बैठक हुई थी। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है 114 दिन बहस हुआ था जब संविधान सलाहकार बनाया जा रहा था, और कितने बैठक हुआ था? तो 166 बैठक हुआ था। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है 284 सदस्यों ने प्रारूप पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 8 महिला शामिल थे। कितने? 284 सदस्यों ने प्रारूप पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 8 महिला शामिल थे। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, ये बात हमने कर लिया है। वर्तमान में कितना है? 470 है, 12 अनुसूची है, 25 भाग हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? तो संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? प्रश्न पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक करवाई गई थी संविधान सभा की। 24 जनवरी 1950 को। और वहीं लागू कब हुआ था? तो पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। आपसे यहाँ पर 3 प्रश्न पूछा जाएगा। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, और वहीं 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक करवाई गई थी, और 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर लागू हो गया था। अगला पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं पूरे संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी ने लिखा था। तो यहाँ पर ये मत समझ लेना कि भीमराव अंबेडकर ने लिखा। तो भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप तैयार किया था। और किसने संविधान लिखा? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से। तो प्रेम बिहारी ने अपने हाथों से पूरा संविधान लिखा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है 26 नवंबर को संविधान दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। अगला पॉइंट पर बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है भारतीय प्रतीक। भारतीय प्रतीक के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय पर्व दिया गया है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो ये आपको आना ही चाहिए। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी गांधी जी का जन्म हुआ था। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गान कब क्या है? तो जनगण मन अधिनायक जय हो, ये सभी ने गाया है। जब ही होता है तो ये 52 सेकंड में गाया जाता है। और एक राष्ट्रीय गीत पूछा जाए तो क्या है? तो वंदे मातरम होता है। राष्ट्रीय वंदना क्या होता है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये कब गाया जाता है? तो गाया जाता है स्वतंत्रता दिवस के दिन गाया जाता है। 26 जनवरी को भी गाया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय जलीय जीव पूछे तो क्या पाए होता है भारत का?
तो डॉल्फिन होता है। तो ये डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो गंगा नदी में पाया जाता है। कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो विरासत मतलब बड़ा, तो हाथी है। और राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है, तो गुट निरपेक्ष है। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय विदेश नीति गुट निरपेक्ष। राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है, तो श्वेत पत्र। श्वेत पत्र मतलब सफ़ेद पत्र, यानी जो होता है उससे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय सूचना पत्र कहते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रीय कैलेंडर क्या होते हैं, तो संवत बोलते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर को। राष्ट्रीय पशु क्या है भारत का, तो कमल है, ये सब जानते रहिए। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। और जैसे और बहुत सारे हैं, आप लोग जानते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष अशोक। ठीक है, इसी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत सारे हैं। अगला पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं अनुसूची के बारे में, जो है कितने अनुसूची हैं, तो 12 अनुसूची है। उसे हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाने का प्रयास कर रहे हैं। 12 अनुसूची जो है, देखिए किस तरह से है। तो ये 12 अनुसूची देखिए, ट्रिक क्या कह रहा है कि 6वें सास जाकर पिसाए, 6वें सास जाकर पिसाए, ससुर भाभी दाल पीती नगर में। ये ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। अभी हम आपको बताते हैं। तो अनुसूची 1 में क्या है, तो क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल है तो इससे क्या हो जाएगा, 6वें, तो क्षेत्रफल हो जाएगा संघ एवं राज्यों से। दूसरा क्या है अनुसूची में, तो वे से वेतन है, सर्वोच्च पदाधिकारी है। सास से क्या हो जाएगा, से शपथ हो जाएगा। से क्या हो जाएगा, सीटों का आवंटन। अनुसूची 4 में राज्यसभा में। फिर जाकर देखिए, जा से जाकर मतलब जनजाति क्षेत्र हो जाएगा। पिसाए से क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से होते हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा से संबंधित और अरुणाचल प्रदेश, ये सब अनुच्छेद 6 में है। ठीक है, अगला से देखिए क्या है, ससुर हो जाएगा। संघ राज्य सूची समवर्ती सूची किस में आएगा, तो अनुच्छेद 6 में आएगा। फिर भ से क्या दे, भाभी से देखिए, भ से क्या हो जाएगा, भाषा। वर्तमान में कुल 22 भाषा है, आप लोग जानते रहिए। भी से क्या हो जाएगा, भूमि सुधार अधिनियम। ठीक है, अनुच्छेद 9 है। फिर यहाँ पर देखिए अनुसूची 9 है। यहाँ पर 10 नंबर क्या कर रहा है, दाल। दाल से क्या हो जाएगा, दल बदल हो जाएगा, दाल बदल। पीती से क्या हो जाएगा, पंचायती राज। नगर से क्या हो जाएगा, नगर पालिका। 12 अनुसूची में नगर पालिका है, याद रखिएगा। ये जो है आपका ट्रिक है, लिख लीजिएगा। 6वें सास जाकर पिसाए, भाभी दाल पीती नगर में। ये जो है अनुसूची का ट्रिक है। 12 अनुसूची है तो याद करने का ट्रिक हमने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट मार के आप लिख कर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, संघ जनगणना किस में आता है, संघ सूची में आता है। जनगणना बैंक, डाक, रक्षा, युद्ध, बीमा, नागरिकता। पहले 97 था, वर्तमान में 100 विषय हो चुका है। और राज्य सूची के विषय में क्या क्या आता है, तो शराब, स्वास्थ्य, मनोरंजन, पशुपालन, कृषि, शिक्षा और परिवहन जो चलता है टैक्स वाला, दोनों में आता है। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पहले कितने थे, 66 थे, वर्तमान में 61 हो गए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं संसद। संसद में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। ठीक है, तो सीटों की संख्या बात करें राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में, तो 250 अधिकतम है और वर्तमान में 245 है। मेंबर 12 होते हैं। और लोकसभा में 552 या 50 भी अधिकतम, 545 सीट है वर्तमान में। समवर्ती सूची पहले 47 था, वर्तमान में 52 हो चुका है। वन विद्युत पारिवारिक नियोजन, ये सब समवर्ती सूची आपसे पूछा जाता है। संघ सूची में क्या क्या आता है, संघ सूची में ये आता है, देखिए हमने यहाँ पर बॉक्स बना के लिख दिया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद पूछा जाए राज्य सूची का विषय क्या है, तो राज्य सूची का विषय ये है, समवर्ती। संघ सूची का ये है। और समवर्ती सूची में क्या क्या आता है, तो समवर्ती सूची में वन विद्युत पारिवारिक नियोजन, ये सब किसके समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए बात कर लेते हैं प्रावधान और स्रोत। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है।
कि आप देखिए अपना भारत जो है किसी न किसी देश से कुछ लेकर एक बड़ा लिखित संविधान बनाया है। तो जैसे आपसे पूछा जाए मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। किससे लिया गया है? रूस से लिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और पूछे गणराज्य फ्रांस से, और मूल अधिकार और न्याय की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनराविलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्तावना का प्रस्ताव, यह जो है अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा जो है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है राज्य के नीति निदेशक कहाँ से लिया गया है, जो है 12 सदस्य मनोनयन होता है, तो यह आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आपातकाल एवं मूल अधिकारों पर इसके प्रभाव कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। और एकल नागरिकता कानून बनाने की प्रक्रिया, शासन, संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जो कि संविधान संशोधन कितनी हुआ है हम इसके बारे में बात करेंगे, कौन से संविधान में क्या क्या आया है, तो वीडियो में बने रहिएगा। सभी एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, आप लोग के हित में हम रखकर ये वीडियो बना रहे हैं। और संघात्मक शासन कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है। आपको पसंद आइएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है आपको। और यहाँ पर बात करते हैं अब भाग 22 कितने हैं, तो भाग पूरे कितने थे, पहले 22 थे, वर्तमान में कितने हैं, तो 25 भाग हो चुके हैं। तो इसको जो है ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, तो ये देखिए ट्रिक आप लिख लीजिए इसको, यहाँ से आप इसी में पूरा ट्रिक 22 यानी 25 भागों को याद करने का ये ट्रिक है। छेना मुनि सप्राप्र के पराजस से 1 से 11, अभी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए ट्रिक क्या है, छेना मुनि परास के पराजस 1 से 11 तक है। फिर सभी सवा 12 से व्यास 13 सरास 17, निवी भाई प्रिसिप्रो आना 15 से 22 तक है। ये पहले का ट्रिक है। और अभी क्या जोड़ा गया है उसको भी बता देंगे हम। यहाँ पर देखिए पहला भाग में क्या दिया गया है, पहले भाग में दिया गया है क्षेत्रफल दिया गया है 6 से 6। देखिए यहाँ पर हमने आपको अभी बताया था, तो यहाँ पर ये ट्रिक आपने लिख लिया होगा, लिखकर यहाँ पर याद रखिए 6 से 6 क्षेत्रफल हो जाएगा, न से नागरिकता हो जाएगा भाग 2 में। और भाग 3 में क्या हो जाएगा, मूल अधिकार मुँह से, और नी से क्या हो जाएगा, नीति निदेशक तत्व हो जाएगा। इसी तरह से आप याद कर सकते हैं। बाकी याद करने के लिए आपको पूरा याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, ट्रिक के माध्यम पे ज़्यादा ना पढ़िए। बाकी हमने ट्रिक बना दिया हूँ, अगर आप याद करना चाहें ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। 3 लाइन में छेना मुनि सप्राप के पराजस से 1 से 11, सभी सवा 12 सवा व्यास 13 ससरास 17, नीवी भाई सिप्रो प्रिसो आना 15 से 22। यहाँ पर देखिए भाग 1 में क्या है, तो क्षेत्रफल है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व है, भाग 5 में संघ सूची है, भाग 6 में राज्य सूची है, भाग 7 में क्या है, प्रथम अनुसूची के भाग ख के द्वारा समाप्त किया गया है, 8 में क्या है, केंद्र सत्ता है, 9 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था, नगरपालिका सहकारिता समिति, इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए भाग 10 में क्या है, जनजाति क्षेत्र, भाग 11 में क्या दिया गया है, तो से दिया गया है संबंध केंद्र व राज्य, सभी सभा से क्या हो जाएगा, संपत्ति या संविदाओं का वाद, व व्यास से व्यापार का वाणिज्यिक समागम, सराज से क्या हो जाएगा, सेवाएं केंद्र व राज्य, 14 अधिकरण, नी से क्या हो जाएगा, निर्वाचन, भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 16 में क्या है, विशेष संबंध है, भाग 17 में भाषा राजभाषा है, और भाग 18 में इमरजेंसी आपातकालीन है, और भाग 19 में क्या है, तो प्रकीर्ण है, भाग 20 में संविधान संशोधन है, भाग 21 में अस्थायी संक्रमण काल उपबंध है, भाग 22 में क्या है, तो नाम का संक्षिप्त रूप प्रारंभ छिद्रों में प्राधिकृत पृष्ठ है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा राजा का शासन गठित होता है। तो आपसे पूछा जाए, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा राज्य का शासन गठित होता है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अब हम प्रस्तावना के बारे में। आपसे प्रस्तावना से प्रश्न बन जाते हैं कि
जो है संविधान सभा का प्रस्तावना में क्या क्या कहा गया है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछते जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको ये प्रस्तावना याद होना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या क्या आता है। हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, सैन्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज हम तारीख 26 नवंबर 1949 को, जैसा कि आपको गठन हुआ था, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मनिर्भर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है। कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को अगला दिया गया है प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय। क्या 3 प्रकार के न्याय। प्रस्तावना 5 प्रकार की स्वतंत्रता। प्रस्तावना 2 प्रकार की समता। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों से पूरी स्वतंत्र है। क्या है? तो पूरी स्वतंत्र है। चलिए समाजवादी के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या कहता है? समाजवादी कहता है उत्पादन की वस्तुओं का उपयोग सामाजिक हित में किया जाएगा। समाजवादी का मत कहता है, जो प्रस्तावना दिया गया है, तो उत्पादन की वस्तुओं का उपयोग सामाजिक हित में किया जाएगा। और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष भारत का अपनों कोई विशेष धर्म नहीं होगा। लोकतंत्र क्या कहता है? प्रधान का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। प्रधान का जो है निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिसमें हम और आप लोग वोट देकर करते हैं। और वहीं राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। हम इसके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए भाग अब हम 1 देखते हैं। भाग 1 में क्या कह रहा है? तो भाग 1 जो है क्षेत्रफल होता है, हमने बात कर लिया हूँ। अब बात करते हैं संघ एवं उनके राज्यों का क्षेत्रफल अनुच्छेद 1 से 4 तक है। कितना? अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 यानी अनुच्छेद को आर्टिकल भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? आपसे पूछा जा सकता है अनुच्छेद कितने हैं। हमने आपको पहले बताया था 395 है, वर्तमान में 470 हो चुके हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में क्या कहता है। भारत राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 को क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है कहा गया है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद को संघ में कितनी नए राज्यों का गठन, पुराने राज्यों के नामों से परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार है। संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये संसद के अंग होते हैं। चलिए आगे पॉइंट पर हम नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 दिया गया है साधारण संशोधन के द्वारा किसी नए राज्य का गठन, पुराने राज्यों के नामों में परिवर्तन सीमा क्षेत्र में करने का अधिकार संसद को है। किसको है? तो संसद को है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? पूछा जाता है अनुच्छेद 4 क्या कहता है। तो ये सब अनुच्छेद याद होना चाहिए आपको। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होगा। किसमें? अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होगा। अगला पॉइंट अनुच्छेद 368 क्या कहता है? संविधान संशोधन, विशेष संशोधन, विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन संशोधन 2/3 या बहुमत से होना चाहिए। अब बात करते हैं भाग 2। भाग 2 क्या कहता है? तो भाग 2 कहता है नागरिकता। नागरिकता कहाँ तक होता है? 5 से 11 तक होता है। भाग 2 में है नागरिकता की बात कहा जा सकता है। प्रश्न पूछता है कि भाग 2 में क्या कहा गया?
तो भाग 2 में नागरिकता कहा गया है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अनुच्छेद कितने से कितने तक है, तो भाग 2 में 5 से 11 तक है अनुच्छेद। अब फिर बात करते हैं एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजन्स। ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, इंग्लैंड, ठीक है। अगला अनुच्छेद अब 5वें के बारे में हम बात करते हैं। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका अधिवास भारत में हो। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका अधिवास भारत में होगा, ठीक है। जो भारत में होगा वह उसका नागरिक भारत का होगा। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, नेक्स्ट आर्टिकल, पाकिस्तान से आने वाली व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 7 देखिए, आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकताओं से संबंधित है। 6 में कह रहा है कि आने वाले पाकिस्तान से और 7 में जाने वाले पाकिस्तान से। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, सरल भी है। और 8 नंबर क्या कह रहा है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता से संबंधित है, 8। और 9वां क्या कह रहा है? किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर जाएगी, अनुच्छेद 9 कहता है। ये देखिए अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 बहुत सरल है, आप लोग याद कर सकते हैं। 6 कहता है पाकिस्तान आने वाले को नागरिकता से संबंधित है, 7 नागरिकता के संबंधित जाने वाले संबंधित है, और 8 भारत की नागरिकता बाहर रहने वाले के लिए है। और अगर 9 क्या कह रहा है कि अगर भारत किसी अन्य नागरिकता लेते हैं तो भारत का नागरिकता समाप्त कर दिया जाए। और भाग 10 देखिए, अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है? नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, आर्टिकल नंबर 10 बात करता है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? कि भारत की नागरिकता संसद विधि द्वारा लिया जा सकता है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? भारत की नागरिकता संसद विधि द्वारा लिया जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। इसमें 5 नागरिक हैं, जन्म से हो, वंश परंपरा से हो, या पंजीकरण से हो, या देशी रियासतकरण से हो, या भूमि अर्जन से हो। देखिए यहीं पर अगला पॉइंट क्या कह रहा है? नागरिकता को समाप्त करना 3 प्रकार से समाप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नागरिकता का त्याग करने पर, 7 वर्ष से भारत से बाहर रहने पर। अगर 7 वर्ष से अगर किसी अन्य देश में चले गए और 7 वर्ष तक भारत नहीं आए तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, एकता अखंडता करके आपका नागरिकता समाप्त कर दिया जा सकता है। अब भाग 3 पर बात कर लेते हैं। 3 क्या कह रहा है? मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार कहाँ से होता है? तो 12 से 35 होते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में कितने हैं मूल अधिकार? तो वर्तमान में 6 हैं, और पहले कितने थे? तो पहले 7 थे, एक को समाप्त कर दिया गया है, 7वें को। अब बात कर लेते हैं, संविधान सभा में 3 प्रकार के हैं। तो देखिए यहाँ पर दर्शन का विचार 35% यानी प्रस्तावना से है। सरकार का गठन 50% है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से है। और विविध 15% है, आयोग, पंचायत और न्यायपालिका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, संविधान सभा के द्वारा समस्त नागरिकों की मूल अधिकारों दिए गए थे, परंतु वर्तमान में 6 मूल है। अभी हमने बताया कि पहले 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन से हैं, तो 4 दे देगा, 1 नहीं देगा, या 3 दे देगा, 1 नहीं देगा। तो इस तरह से या कोड बना के दे देगा, किसी तरह से यह आपको याद होना चाहिए। तो समानता का अधिकार किसने से है? तो पहला है जो है मूल अधिकार समानता का अधिकार। तो इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 14 से 18 तक होता है। फिर दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है आर्टिकल। शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा है, तो यह 23 से 24 तक है जो है अनुच्छेद। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। और 7वां समाप्त कर दिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है, क्या लिया गया है?
तो ये लिया गया है मूल अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है, यानी मौलिक अधिकार। तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए हम अब आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा को बताया गया इनमें संवैधानिक गैर संवैधानिक वित्तीय सहायता प्राप्त संख्या। नोट, प्रोफेसर गार्डनर के अनुसार क्या कहा जाता है, किसके अनुसार, प्रोफेसर गार्डनर के अनुसार क्या कहा जाता है, याद रखिए कि किसी भी राज्य के लिए 4 तत्व होना जरूरी है। किसके अनुसार है, तो प्रोफेसर गार्डनर के अनुसार। कौन कौन सा, तो संस्कार होना, जनसंख्या, सरकार होना, जनसंख्या होना, निश्चित भूखंड होना और संप्रभुता। तो ये सब होना जो है एक निश्चित माना जाता है, किसके अनुसार, गार्डनर के अनुसार। चलिए अनुच्छेद 13 के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, 13 नंबर कह रहा है कि ऐसी कोई भी विधि का मान्य नहीं होगा जिससे कानूनों का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 13 कहता है कि ऐसी कोई भी विधि का मान्य नहीं होगा जिससे कोई उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका में न्यायिक कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, न्यायपालिका में खारिज कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13 कहता है कोई भी ऐसी विधि का मान्य नहीं होगा जिससे कानूनों का उल्लंघन होगा, अगर ऐसा होता है तो न्यायपालिका में खारिज कर दिया जाएगा। भाग जो है 3 के देखिए में पहला क्या कहता है, अनुच्छेद जो है 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, हमने बता कर आया। अब 14 अनुच्छेद क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, यानी सबके लिए बराबर, यानी यही कह रहा है देखिए समानता का अधिकार यानी समान, इक्वलिटी, ठीक है, यानी इंक्लूसिव, यानी जो समावेशी, जो आप लोग पढ़े ही हैं तो जानते हैं समानता का अधिकार 14 से 18। तो 14 में क्या कहा जा रहा है, समान सबके लिए, यानी अपवाद क्या है, तो 368 राष्ट्रपति राज्यपाल कोई भी दंडित दे तब तक कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता जब तक उन्हें पद से हटा नहीं दिया जा सकता। यानी ये देखिए अपवाद कह रहा है राष्ट्रपति राज्यपाल कोई भी दंडित कर दे तब तक कार्रवाई नहीं किया जा सकता जब तक उन्हें पद से हटा नहीं दिया जा सकता, ठीक है। ये अपवाद है 361 और बाकी समानता का अधिकार 14 दिया गया है अनुच्छेद। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है समानता के अधिकार ही आता है यहाँ पर 18 तक। तो धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो ये नियम का उल्लंघन होगा, तो यहाँ पर मान्य नहीं किया जा सकता, ठीक। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सरकारी भर्तियों में सामान्य अवसर प्रदान, ठीक है। अगला दिया गया है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। 17 क्या कह रहा है, अस्पृश्यता का अंत, यानी अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 17 कह रहा है छुआछूत का अंत, यानी यह अस्पृश्यता का अंत करने के लिए अनुच्छेद 17 कह रहा है। 18 कह रहा है उपाधियों का अंत। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरा मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है। तो यहाँ पर 19 से लेकर 22 तक का अनुच्छेद है। यहाँ पर 19 नंबर कह रहा है कि 19 से 6 प्रकार का स्वतंत्रता बताया गया। 19 में 6 प्रकार का स्वतंत्रता बताया गया है। तो 19 AB कहिए, ABCD कहिए या फिर 1 फर्स्ट सेकंड कह लीजिए, जो भी है। तो 19A में क्या कह रहा है, वाक एवं अभिव्यक्ति सूचना का अधिकार प्रेस 2005 में। फिर अगला दिया गया है 19B बिना हथियार पूर्वक जुलूस निकालने व सभा करने की स्वतंत्रता, विरोध करना हथियार के, ठीक है। ये अनुच्छेद जो है 19B कह रहा है जुलूस अगर आप निकाल रहे हैं तो बिना हथियार का निकालने के लिए। 19C देखिए अनुच्छेड संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, किसका, संघ या स्वतंत्रता बनाने की स्वतंत्रता। 19D देखिए भारत राज्य के भीतर
आवागमन की स्वतंत्रता। ऑल इंडिया कहीं भी जा सकते हैं किसके अंतर्गत, 19D के अंतर्गत। आपको अगर कहीं ऐसा मना किया जाता है तो ये अनुच्छेद लगाकर उसे बता सकते हैं कि आप किसके तहत, हमें कोई भी मना नहीं किया जा सकता है। पूरे ऑल इंडिया घूमने का सभी व्यक्ति को फ्रीडम है, यानी अनुच्छेद D के अनुसार। अनुच्छेद E कह रहा है भारत राज्य के भीतर कहीं भी निवास करने का स्वतंत्रता है। आप भारत में कहीं भी जाकर रह सकते हैं। अनुच्छेद 19E के तहत कोई भी अगर उल्लंघन करे तो आपको यह इस अधिकार से आप उस पर बता सकते हैं, कोई भी अधिकार है। अनुच्छेद 19F कह रहा है संपत्ति का अधिकार अब समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है अब समाप्त कर दिया है। व्यवहार करने की स्वतंत्रता जो है 19G। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कह रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संस्करण। सिद्धि के लिए संबंध में संस्करण, इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो 20A देखिए क्या कह रहा है, अपराध करने के समय जो कानून लागू है उसी के तहत सजा दी जाएगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अनुच्छेद B क्या कह रहा है, 20B, कि किसी भी अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी। अगर आपने कोई भी अपराध किया है तो आपको केवल एक बार सजा दी जाएगी। अगर दोबारा किया जाता है तो यह 20B के तहत उल्लंघन किया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि एक ही बार सजा दी जाएगा, अनुच्छेद 20B कह सकता है। आप लोग जानते रहेंगे तो आप कहीं भी किसी से बात करेंगे तो आपको आसानी रहेगा, कहीं आप फंस नहीं सकते। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। नहीं कहीं पूछा जाता है तो आना ही चाहिए कि अपने भारत में क्या क्या लागू है, कैसे है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 20C कह रहा है किसी भी व्यक्ति को स्वयं विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर आप किसी के प्रति देखे हैं, सच्चाई के प्रति आप गवाही देना चाहते हैं तो आपको अगर कोई बाध्य करता है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते तो ये जो है कानूनन अपराध है। आप फ्रीडम के तहत 20C के तहत गवाही दे सकते हैं अपने स्वेच्छा अनुसार। अगला कह रहा है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। निजता के अधिकार उल्लेख इसी के अंतर्गत अगस्त 2013 में। चलिए अगला यहाँ पर देखिए दिया गया है अनुच्छेद 21A। इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों शिक्षक भर्ती के लिए, यहाँ से प्रश्न बनते ही रहते हैं। अनुच्छेद 21 कह रहा है 21A कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन में 2002 में जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी आप 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं। कोई भी अधिकार इसके लिए नहीं लगेगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 नंबर कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे गिरफ्तारी के स्थान से लेकर 24 घंटे में उपस्थित करें। 24 घंटे में उपस्थित कर दें अदालत में। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तीसरा, शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24 तक है। तो 23 अनुच्छेद कह रहा है किसी भी व्यक्ति की बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जाएगा। ठीक है, किसी भी अनुच्छेद 23 कह रहा है किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जाएगा। अनुच्छेद 24 कह रहा है 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखाने या अन्य जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 24 कह रहा है। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। यह मौलिक अधिकार का चौथा पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 25 कह रहा है कि धर्म के प्रचार प्रसार का स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 26 का धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता। मंदिर, मूर्ति
या कहीं भी आर्मी, ये धार्मिक स्वतंत्रता का है। चलिए अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है अनुच्छेद 27 चंदा देने के लिए बाध्यता नहीं होगी उसके मन के अनुसार। ठीक है, अगर आपसे कोई जबरदस्ती चंदा मांग रहा है तो यह अनुच्छेद 27 के तहत उल्लंघन कर रहा है। यानी अगर आप स्वेच्छा से दे रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई बाध्य नहीं होगी अनुच्छेद 27 के तहत। 28 कह रहा है अनुच्छेद किसी भी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं भाग यहाँ पर 5वें के अनुसार जो है मौलिक अधिकार में 5वां कह रहा है शिक्षा तथा सांस्कृतिक का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया है। अनुच्छेद 29 कह रहा है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 कह रहा है अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्था की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार है। अगला पॉइंट यहाँ देखिए, अनुच्छेद 31 कह रहा है संपत्ति का अधिकार का उल्लेख था, वर्तमान में 301 के अंतर्गत रखा गया है। किसके तहत? 301 के अंतर्गत रखा गया है अनुच्छेद, इसे हटाया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में हटा दिया गया। चलिए बात कर लेते हैं अनुच्छेद संख्या 32 के दार 32 नंबर कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसी विवाद को निम्न न्यायालय में उच्च न्यायालय से ले जाने हेतु अनुच्छेद 226 के द्वारा। यदि किसी विवाद को उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय ले जाने हेतु अनुच्छेद 32 से हटा इसमें 5 प्रकार के रिटों का उल्लेख है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा दिया गया है निविरुद्ध व्यक्तियों को न्यायालय में समक्ष उपस्थित करे। दूसरा कह रहा है अधिकार में पृच्छालेख यानी आय का अधिकार क्या है। तीसरा कह रहा है परमादेश लेख यानी किसी लोक प्राधिकारी को अपने कर्तव्य काल करने का आदेश देना। और 5वां कह रहा है प्रतिद्वेष लेख, उपस्थित अधीनस्थ अधिकारी को बाहर ले जाने से रोक। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर भाग 4 कह रहा है नीति निर्देशक तत्व का। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है तो इसके बारे में मैंने बात कर लिया हूँ, आयरलैंड से लिया गया है। अब नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 के बारे में दिया गया है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 36 से क्या कह रहा है आदर्श लोक प्राणी की स्थापना करना यह न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। तो 36 अनुच्छेद कहता है कि राज्य की परिभाषा होगा। अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 38 कह रहा है अनुच्छेद राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 कह रहा है महिला एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। यानी अनुच्छेद 39 कह रहा है महिला एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। जैसे अगर महिला समान काम कर रही है तो ये नहीं महिला समझकर उसको हम कम सैलरी दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर करता भी है कोई तो उसके प्रति यह कार्रवाई आप कर सकते हैं अनुच्छेद 39 के तहत। अगला दिया गया है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन करना। अनुच्छेद 41 कह रहा है राज्य अपने आर्थिक विकास की सीमा के अंतर्गत रखते हुए उसे व्यवस्था बनाएगा, जैसे अधिकारी, आपातकाल शिक्षा आदि। इस तरह से अगला पॉइंट दिया गया है अनुच्छेद 42 राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों को अपनी अनुकूल अवस्था में ही अपनी जीवन यापन करेगी। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है अनुच्छेद 43 कार्यकारों के लिए निर्वाह मंजूरी, उद्योग, कृषि, ये दिया गया। अनुच्छेद 44 कह रहा है समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता समान। अनुच्छेद 45 कह रहा है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45। अनुच्छेद
जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य दुर्बल संप्रदाय के व्यवस्थाएं बनाएगा। अनुच्छेद 46 के तहत। अनुच्छेद 47 कह रहा है रहन सहन खान पान के स्तर का यथा रखना। अनुच्छेद 48 कह रहा है कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था करना। अनुच्छेद 48 ये कह रहा है पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना राज्य कर्तव्य है। अनुच्छेद 49 कह रहा है राष्ट्रीय इमारत सुरक्षा करना। अनुच्छेद 50 कह रहा है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथक्करण। अनुच्छेद 51 कह रहा है कि शांति रखना। अब बात कर लेते हैं भाग 4(1) मूल कर्तव्य के बारे में। अनुच्छेद 1 कह रहा है मूल कर्तव्य। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, परंतु 42वें संशोधन 1976 और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर संविधान में भाग 4(a) जोड़ा गया। ठीक है, पहले ये नहीं था, लेकिन इसके तहत सरदार स्वर्ण सिंह के सुझाव पर यह रखा गया है भाग 4(a). चलिए बात कर लेते हैं अनुच्छेद 51(a). जोड़कर मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया। वर्तमान में कुल मूल कर्तव्य कितने हैं? 12 हैं। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं भाग 5। भाग 5 क्या है? तो भाग 5 जो है संघ सूची है। क्या है? तो संघ सूची है। अब यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद जो है दिया गया है अप्रत्यक्ष से चुनाव होता है। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। बाकी प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, जिसमें हम लोग जाकर वोट कर सकते हैं। बाकी हम लोग भी करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। जिसको हम नेता चुनते हैं, इस तरह से चुनते हैं, ये वो लोग जो कर मनोनीत होते हैं वह राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये देखिए। भाग 5 में संघ दिया गया है। 52 से लेकर 151 तक दिया गया है। राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 52 से लेकर 151 तक। देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, महान न्यायवादी, संसद, CAG और SG। तो ये लेकर कहाँ से? भाग 5 में दिया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। कितने तक? तो 52 से लेकर 61 तक किया गया है। यहाँ पर देखिए इसका जो है ट्रिक क्या है। राष्ट्रपति का जो है अनुच्छेद कितने से? 52 से लेकर 61 तक। तो इसका जो है ट्रिक क्या है याद करने का? पकानिकोका द्वयोदशम। क्या है? तो पकानिकोका द्वयोदशम ये ट्रिक है याद करने का। हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कौन कौन सा ट्रिक अनुच्छेद है इसमें याद करने का। तो देखिए अनुच्छेद ये दिया गया है राष्ट्रपति को ट्रिक है। तो अनुच्छेद का जो है 52 में क्या कह रहा है? तो पद से क्या हो जाएगा? पद का हो जाएगा। किसका पद हो जाएगा? तो राष्ट्रपति का पद का प्रावधान किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में किया गया है। और अनुच्छेद 53 में क्या किया गया है? तो देखिए कहा गया है का आ रहा है पकानी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पकानी को का, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है। इसको आप याद कर लीजिए, ट्रिक है किस तरह से दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर। और फिर उसके बाद कह रहा है अनुच्छेद 53 में कह रहा है कार्यपालिका, का से कार्यपालिका प्रावधान किया गया है। तो इसमें कहा क्या जा रहा है? संघ की कार्यपालिका का प्रावधान राष्ट्रपति होता है। ठीक, नाम मात्र का। क्या? नाम मात्र का। अब फिर भाग अनुच्छेद 54 क्या कह रहा है? नी से निर्वाचन में क्या होगा? 3 निर्वाचन मंडल भाग लेते हैं। कौन कौन से लेते हैं राष्ट्रपति चुनने के लिए? तो पहला लेते हैं संसद के दोनों सदनों का निर्वाचन सदस्य। संसद के दोनों सदनों का निर्वाचन सदस्य लेते हैं। इसमें हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इसका। तो कौन कौन से लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों का निर्वाचन सदस्य। और फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन? राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्धारित सदस्य। और जो है 28 राज्यों की विधानसभा के विधायक राष्ट्रपति के चुनाव
में वोट करते हैं। कौन करते हैं? तो 28 राज्यों की विधानसभा के विधायक जैसे जो आपके विधायक जो होते हैं वह जो है राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। ठीक है, तो हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष। और देखिए क्या कह रहा है, दिल्ली पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य जो 70 में संशोधन 1992 में जोड़ा गया। नोट क्या कह रहा है, मनोनीत विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का भाग अंग नहीं लेते हैं। कौन नहीं लेते हैं? तो मनोनीत जो है, मनोनीत कौन होते हैं? विधान परिषद के कौन होते हैं? तो दो लोकसभा के होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 2 लोकसभा और 12 जो है राज्यसभा, यानी 14 लोग जो है यह सदस्य नहीं करते हैं। यहाँ पर हम लिखे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लोकसभा के में भाग नहीं लेते हैं 2 मेंबर और प्लस राज्यसभा के 12, यानी 14 सदस्य राष्ट्रपति को चुनाव नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कौन से में क्या क्या ट्रिक है। यहाँ पर देख लीजिए, भाग 52 पद दिया गया, भाग 53 में, अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन, अनुच्छेद 55 में कोटा, अनुच्छेद 56 में कार्यपाल कार्यालय, 57 में पद का निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में अनुच्छेद 10, 60 में शपथ दिया गया है और 61 में महाभियोग दिया गया है। तो ये रहा, आशा करता हूँ आपको एक एक पॉइंट अच्छे से देखिएगा, ध्यान से समझ में आएगा, नोट कर लीजिएगा। आपको यहाँ से एक ही वीडियो में सब कुछ आसानी से मिल जा रहा है। ये कंटेंट ऐसा यूट्यूब पर पहली बार मिल रहा है हमको, आशा करते हैं तो एक ही जगह 1.5 से 2 घंटे में आपका कंप्लीट यहाँ से आप रिवीजन भी कर सकते हैं एग्जाम के समय पे। इसी तरह से हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं ताकि आपका हेल्पफुल हो सके। हम आपका हेल्पफुल कर रहे हैं, तो इसलिए आप हमारे भी सहायता करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करिए हैं तो कर दीजिएगा। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल देखिए कितने वर्ष का होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है यह 5 वर्ष का होता है, परंतु उपराष्ट्रपति चाहे समय से पहले अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के पदमुक्त हो सकता है। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो अपना उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है, अगर चाहे तब। और राष्ट्रपति अनुपस्थिति होते हैं तो उपराष्ट्रपति करते हैं, और उपराष्ट्रपति अनुपस्थिति होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पालन करते हैं। क्या करते हैं? न्यायाधीश पालन करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो तो 6 माह के अंदर निर्वाचन कराया जाएगा। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, दोबारा निर्वाचन, एक व्यक्ति को दोबारा राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया जा सकता है। कितने बार उल्लेख किया जाए इसका कोई उल्लेख नहीं। आप राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकते हैं, यह उल्लेख नहीं है किसी संविधान सभा में। अगर पूछे कि राष्ट्रपति वर्तमान समय में कौन है, तो वर्तमान 2023 में द्रौपदी मुर्मू है, तो 15वें नंबर की है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। और किसको हराकर हुए हैं, तो यह यशवंत सिन्हा को हराकर प्रधानमंत्री बनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी आपको महत्वपूर्ण है। तो और यह एक प्रथम आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी बनी है राष्ट्रपति। कौन से क्रम की? 15वें क्रम की। और किसको हराया? तो यशवंत सिन्हा को हराया है। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला बात करते हैं राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है दोस्तों। तो योग्यता यहाँ पर देख लीजिए क्या है, भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष। जैसे अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो भारत का आपको मूल निवासी होना चाहिए, या 7 वर्ष रहकर भारत, अगर किसी अन्य देश के हैं तो 7 वर्ष रहकर भारत का पूरा नागरिकता लेना होगा, तभी आप राष्ट्रपति बनने की योग्य माने जाएंगे। और 35 वर्ष जो है आप पूर्ण हो चुके हों, किसी भी लाभ पद पर न हो, जिसे आप कोई भी लाभ का न ले सरकारी का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, सदस्य बनने की योग्यता रखता। और दशा क्या होता है यहाँ पर? शर्तें, राष्ट्रपति को किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। और शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रखता है। इसकी उपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। सबसे जो न्यायाधीश के सबसे वरिष्ठ यानी जूना जो होंगे
बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला दिया गया है महाभियोग। महाभियोग कह रहा है संसद को के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इनकी सूचना 14 दिन पहले देना पड़ता है। महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों सहमति जरूरी होता है, ठीक है, या 2/3। अब बात कर लेते हैं भाग 5 के बारे में। भाग 5 क्या कह रहा है? विधेयक। विधेयक जिसे हम बिल कहते हैं। अब यहाँ कह रहा है किसी कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। किसी भी कानून को प्रारूप को हम क्या कहते हैं? तो विधेयक कहते हैं। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो साधारण विधेयक जिसे सरकारी विधेयक मंत्री कहते हैं लेकर आएगा, और गैर सरकारी जिसे शपथ कोई भी सदस्य दिला सकता है। और दूसरा क्या होता है? तो धन विधेयक। साधारण विधेयक और दूसरा धन विधेयक होता है। तो धन विधेयक जैसे कह रहा है कि साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। विधेयक को लाने के लिए 3 वाचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये देखिए विधेयक के 3 बिल पारित किए जाते हैं। कौन कौन से? तो पहला साधारण विधेयक, धन विधेयक और संवैधानिक विधेयक। लोकसभा राज्यसभा होते हैं साधारण विधेयक में, धन विधेयक, और तीसरे में कह रहा है संवैधानिक संशोधन विधेयक। अब देखिए यहाँ पर अनुमति लेना होता है, फिर चर्चा करना होता है, फिर मतदान करना होता है, ये सब बिल यानी विधेयक के लिए। अब फिर कह रहा है पहला पॉइंट इसमें, राज्यसभा में भेजते हैं। तो किससे भेजते हैं? अनुमति लेना, फिर चर्चा करना, फिर मतदान करना। ये जब बिल पारित होता है यानी विधेयक का, तो ये राज्यसभा में भेजते हैं। और फिर यहाँ पर क्या होता है? तो अनुमति लेना होता है, चर्चा करना होता है और मतदान करना होता है। अगला पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाता है तो क्या होता है? तो जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति देते हैं तो विधेयक एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? तो विधेयक एक्ट बन जाता है जब राष्ट्रपति के पास जाता है, जब वह सहमति देते हैं तो विधेयक एक्ट बन जाता है। अब बात करते हैं वीटो। वीटो यानी पावर, अनुच्छेद 111 में अल्पतिक वीटो यानी अल्पतिक वीटो और निलंबन वीटो और पॉकेट या जेबी वीटो, ये 3 वीटो होते हैं। अल्पतिक वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट या जेबी वीटो। अब यहाँ पर पॉइंट दिया गया है 1986 में ज्ञानी जैल सिंह डाक संशोधन विधेयक एक्ट समिति या संयुक्त प्रचुर समिति 30 सदस्य होते हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 110 देखिए धन विधेयक दिया गया। क्या दिया गया है? धन विधेयक। धन विधेयक को अनुच्छेद 109 में पारित करने का उल्लेख है और 110 में धन विधेयक शब्द को परिभाषित किया गया है। क्या कह रहा है? अनुच्छेद जो है 109 में धन विधेयक पारित करने का जो है किया गया है अनुच्छेद 109 में, और 110 में जो है परिभाषित किया गया है धन विधेयक को। धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होता है। धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। तत्पश्चात राज्यसभा में लाया जाता है। तो लोकसभा में धन विधेयक आता है, फिर राज्यसभा में आता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर दिया गया है, कोई भी धन विधेयक की विधेयक नहीं, यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तत्पश्चात धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। फिर 14 दिन के अंदर सहमति सहित धन विधेयक से लेकर लोकसभा में भेजना उपस्थित होता है। 14 दिन के अंदर सहमति सहित धन विधेयक से लेकर लोकसभा में भेजना उपस्थित होता है। फिर देखिए यहाँ पर वित्त
पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है यदि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो यह उल्लेख अनुच्छेद 65 में है। किसमें है? तो अनुच्छेद 65 में है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति का पद का वेतन नहीं दिया जाता है। इन्हें पदेन सभापति के पदेन का दिया जाता है, पद का दिया जाता है वेतन। यानी उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का पद का वेतन नहीं दिया जाता है, तब कौन दिया जाता है पूछा जाए तो पदेन सभापति के पद का वेतन दिया जाता है, पदेन। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए यह जाती है कि कम से कम 20 सदस्यों में लिखित और 20 सांसदों में मौखिक समर्थन किया, यानी 40 सदस्य होता है उपराष्ट्रपति के लिए, तो 20 लिखित होना चाहिए सदस्य के लिए और 20 जो है मौखिक रूप से। अगर हम यही बात करें उपराष्ट्रपति योग्यता क्या होता है बनने का, तो भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ पद का न हो, कम से कम यह भी 35 उम्र पार कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्या? राज्यसभा बनने की योग्यता रखता हो तो उसे उपराष्ट्रपति के लिए चुना जा सकता है। अगर यहीं पर बात करें कार्यकाल का कितना होता है उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है तो 5 वर्ष के लिए होता है। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने के लिए होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो यह उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है, याद रखिएगा। त्यागपत्र किसे देता है, तो त्यागपत्र जो देता है राष्ट्रपति को देकर पदमुक्त हो सकता है उपराष्ट्रपति। ठीक है। शपथ उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति राज्य दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाते हैं। निर्वाचन कौन करते हैं, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के पद से हटाना, कैसे हटा सकते हैं उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा, तो पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, परंतु इसकी सूचना 14 दिन पहले देना अनिवार्य होता है। अगर किसी भी उपराष्ट्रपति को हटाना है तो सबसे पहले राज्यसभा में जाएगा, लेकिन 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होता है। राज्यसभा में प्रस्ताव 2/3 बहुमत पास होना चाहिए, यानी 3 में से 2 हिस्सा आपको सहमत होना चाहिए हटाने के लिए। जरूरी लोकसभा में साधारण बहुमत के पास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला दिया गया है प्रधानमंत्री के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की। अगर बात करें वर्तमान में, तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। वर्तमान में 2 बार लगातार बने हुए हैं और अभी हाल ही में है ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में। यह वीडियो 2023 में देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर कह रहा है जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। यानी लोकसभा का बहुमत दल का नेता जो है होता है, उससे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करते हैं। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य करता है। जिससे अगर किसी भी सदस्य को बहुमत दल न मिला तो राष्ट्रपति अपने विवेक से स्वेच्छा से जिसको चुनना चाहिए वह राष्ट्रपति तय करता है। अगला पॉइंट दिया गया है प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य मंत्रिपरिषद में विभागों में बंटवारा करना होता है। क्या? तो विभागों में बंटवारा करना। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु प्रधानमंत्री त्यागपत्र हो सकता है, राष्ट्रपति को देकर हट सकता है। ठीक है। अगर कोई भी प्रधानमंत्री हटना चाहे तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर हट सकता है। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, 6 माह के अंदर सदस्यता लेना अनिवार्य है। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री का उल्लेख है। अब बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 79 के तहत क्या आता है। संसद अनुच्छेद 79 के तहत संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगर यहीं पर बात करें
लोकसभा कितने में है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है और राष्ट्रपति लोकसभा अनुच्छेद 81 यहाँ पर देख सकते हैं 81 में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे देखिए अमेरिका में क्या चलता है, तो न्यायपालिका चलता है, ब्रिटेन में संसद चलता है, भारत में संविधान चलता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब राज्यसभा 80 बात करते हैं अनुच्छेद। उच्च सदन अस्थाई सदन है जो कि कभी भंग 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं और उनके स्थान पर उतने ही नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, चलिए सीटों की संख्या की बात करें तो अधिकतम कितना होता है राज्यसभा में, तो 250 होता है। वर्तमान में कितने हैं, तो 245 हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है जिन्हें साहित्यिक, समाज सेवक, शिक्षा का अधिक ज्ञान हो। किसे? 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है जिन्हें साहित्यिक, समाज सेवक, शिक्षा का ज्ञान होता है। इन्हें राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं। योग्यता क्या होता है, तो भारत का नागरिक हो, वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, कम से कम 30 वर्ष के हो, पूरी कर चुका हो, 30 वर्ष का हो चुका हो, तभी वह जो है मनोनीत हो सकता है। अगला दिया गया है कार्यकाल दिया गया है। कार्यकाल राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधान सभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। कौन लेते हैं, तो राज्य की विधान सभाओं भाग लेते हैं। चलिए बात करते हैं पदाधिकारी के बारे में बात करते हैं। सभापति, उपसभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति। सभापति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपस्थिति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। उपसभापति जो है 14 दिन पहले देना अनिवार्य है। लोकसभा के बारे में बात करते हैं, यानी हाउस ऑफ पीपल, तो यानी लोकसभा। अब राज्यसभा के बारे में हमने बात की, अब लोकसभा के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 81 में दिया गया है। राष्ट्रपति के बारे में हमने अनुच्छेद 51 से 62 तक बात कर लिया था, 61 तक। चलिए अब बात करते हैं लोकसभा का निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है, तो निम्न सदन कहा जाता है। ये भी प्रश्न बनता है। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जा सकता है। यहाँ यह अस्थाई सदन है जो कभी भंग हो सकता है, सीट अधिकतम की बात करें तो 550 या 52। 2 एंग्लो इंडियन लेंगे तो 52 होता है, अगर वैसे बात करें तो 50 होता है। ठीक है, अनुच्छेद 332 में दिया गया है एंग्लो इंडियन की बात, आप देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। वर्तमान में सीट जो है लोकसभा का तो 545 रहता है, याद रखिएगा। योग्यता क्या होता है लोकसभा बनने का, तो भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और कार्यकाल जो होता है लोकसभा का तो 5 वर्ष का होता है। और निर्वाचन कौन करते हैं, तो जनता भाग लेती है, यह प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से हम लोग भी वोट दे के देते हैं और देंगे भी। 2024 में सभी लोग भी निर्वाचन देने का अधिकार है, जो 18 वर्ष के हो चुके हैं उसके ऊपर, तो सभी लोग अपना मत देना चाहिए और अपने स्वेच्छा अनुसार आपको पूरा अधिकार है चुनने का, जिसे भी आप चाहें। और यहाँ पर बात करते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य आपस में ही करते हैं। 14 दिन पहले करना अनिवार्य होता है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, देखिए दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा। और अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मालवंकर थे। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और प्रीटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना इनकी नियुक्ति की जाएगी। दोनों सदनों के सदस्य लगातार 60 दिन तक अनुपस्थिति है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगा। अगर दोनों सदन के सदस्यता अगर 60 दिन के तक अनुपस्थिति रहते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दिया जाता है एकदम से। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में।
कह रहा है लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला है। ये प्रश्न अभी यूपी टेट 2000 जो 21 में हुआ था तो उसमें पूछा गया, 21 या 22 में जो हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, तो यह ओम बिरला है, 2020 में बने थे। प्रीमेट स्पीकर कौन है, तो वीरेंद्र कुमार 2020 के थे। अगर प्रश्नकाल की बात करें तो 11 से 12 के बीच जो होता है प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रश्नकाल क्या होता है, तो 11 से 12 का। और शून्यकाल क्या होता है, इसके भी बारे में बात कर लेते हैं। तो शून्यकाल होता है जो 1 से 12 से 1 के बीच में शून्यकाल होता है और 11 से 12 के बीच यहाँ पर प्रश्नकाल किया जाता है। प्रतिदिन दोनों सदनों में पहली बैठक के बाद समय प्रश्नकाल का समय कहलाता है, ठीक है। और लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाती है, लोक महत्व के पर चर्चा की जाती है। और शून्यकाल 12 से 1 के बीच दोपहर में किया जाता है। तो यहाँ पर किया जाता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद समय को शून्यकाल कहा जाता है। इसमें भी लोक महत्व की चर्चा होती है। इसमें भी भारत के महत्व शून्यकाल का नामकरण किया गया। अब बात करते हैं लोक सेवा समिति के बारे में। लोक सेवा समिति क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। सदस्यों की संख्या 22 है और 15 सदस्य लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, और कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। मुख्य कार्यकाल एजी के भारत नियंत्रण वहाँ महालेखा निरीक्षण परीक्षण के प्रतिवेदनों की जांच करना होता है, ठीक है, प्रतिवेदनों का जांच करना होता है। प्राक्कलन समिति के बारे में बात करते हैं। इसमें 30 सदस्य होते हैं। इसका गठन केवल लोकसभा में किया जाता है। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को नहीं लिया जाता है। मुख्य कार्य बजट कटौती, क्या है, बजट कटौती। भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक अनुच्छेद 148 में है, ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 148। अब बात कर लेते हैं भारत के वित्तीय कार्यों पर नियंत्रण रखना, एजी का मुख्य कार्य होता है। सीएजी का कार्य होता है अनुच्छेद 149 में। सीएजी का वेतन एससी के अन्य न्यायाधीशों के बराबर होता है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं सीएजी। उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक जो पहले भी हो। सीएजी के पद से हटाना 2 आधार सीएजी के पद से हटाया जा सकता है। पहला सिद्ध कदाचार और अज्ञार्थता। सीएजी पूछे वर्तमान में कौन है, तो सीएजी है कौन, गिरीश चंद्र है। क्या है, गिरीश चंद्र। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे हम निर्वाचन आयोग के बारे में। 324 दिया गया है अनुच्छेद। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन करना, अपना निर्णय भत्तों के आधार पर देते हैं। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन ने नियुक्त राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। अब बात करते हैं यहाँ पर विधान मंडल यानी अनुच्छेद 138। इसमें राज्यपाल, विधानसभा अनुच्छेद 170, विधान परिषद अनुच्छेद 171 इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रिक क्या है, रकानिकायास ट्रिक है, रकानिकायास राज्यपाल का। तो अनुच्छेद 153 में र से क्या हो जाएगा, राज्यपाल का पद। क से क्या हो जाएगा, कार्यपालिका का प्रधान। और न से क्या हो जाएगा, नियुक्ति हो जाएगा यहाँ पर। क से क्या हो जाएगा, कार्यालय हो जाएगा अनुच्छेद 156। य से क्या हो जाएगा, योग्यता हो जाएगा। और स से क्या हो जाएगा, शपथ, यानी रकानिकायास। तो ये देखिए ट्रिक राज्यपाल का है। अनुच्छेद 153 से लेकर 159 तक है। 53 में क्या है, राज्यपाल का पद है। 54 में क्या है, कार्यपालिका का प्रावधान है। 55 में अनुच्छेद 100 नियुक्ति है। अनुच्छेद 156 में कार्यपालय है। अनुच्छेद 157 में योग्यता है। अनुच्छेद 159 में शपथ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अनुच्छेद 158 राज्यपाल पर शर्तों क्या होती है। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल के पद प्रावधान। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। इस समय वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर
अनुच्छेद 156 कार्यकाल राज्यपाल का कार्यालय के राष्ट्रपति के प्रदान प्रसाद पर्यंत तक होता है, अधिकतम 5 वर्ष तक। अनुच्छेद 157 योग्यता भारत का नागरिक हो, किसी भी पद लाभ पर न हो, कम से कम 35 वर्ष का आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 159 कह रहा है राज्यपाल को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तथा उनकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक है। क्षमादान अनुच्छेद 161 में अध्यादेश की जारी करना। अनुच्छेद 213 में मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं तो मुख्यमंत्री 164 में अनुच्छेद दिया गया है। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं, 2023 में ये चल रहे हैं प्रेजेंट में। जो व्यक्ति विधान में बहुमत दल का नेता हो, जो व्यक्ति विधान में बहुमत दल का नेता हो, उसे राज्यपाल प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। यदि किसी दल की स्पष्ट बहुमति न मिले तो वह राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है। ठीक है। जिस तरह से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्त करते हैं, उसी तरह राज्यपाल मुख्यमंत्री का नियुक्त करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है। ठीक है। मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा करना होता है। क्या होता है? मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य मंत्रिपरिषद में विभागों में बंटवारा करना होता है। मुख्यमंत्री बनने की योग्यता क्या है, इसको देख लेते हैं। विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो तो 6 माह के अंदर सदस्यता लेना अनिवार्य होना चाहिए। इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। त्यागपत्र राज्यपाल को देकर पदमुक्त हो सकते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल दिलाते हैं। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश के। और अगर यहीं पर बिहार की बात करें तो राजेंद्र अरलेकर हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर राज्यसभा का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में दिया गया है। राज्य सरकार की कानूनी मामलों का परामर्श देने के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेते हैं, अपनी विचार व्यक्त करते हैं, परंतु इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। योग्यता महाधिवक्ता बनने की योग्यता। जो व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसे राज्यपाल महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट, भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुके हों, कम से कम 10 वर्ष की अधिवक्ता रह चुका हो, वकील रहा हो। ठीक है। कार्यकाल बात कर रहे हैं। महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक होता है, अधिकतम 5 वर्ष। ठीक। विधानमंडल के बारे में बात करते हैं। विधानमंडल अनुच्छेद 138 में दिया गया है। विधानसभा अनुच्छेद 170 में, विधान परिषद 171 में दिया गया है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद और विधानसभा 170 में दिया गया है। विधानसभा के बारे में बात कर लेते हैं। विधानसभा कह रहा है 170 में, विधानसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। जिस तरह लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, उसी तरह विधानसभा को भी निम्न सदन कहते हैं। यह अस्थायी सदन को भी भंग कर सकता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। सीटों की संख्या अधिकतम 500 होता है। सीट हो सकता है परंतु 60 से कम नहीं। अधिकतम 500 सीट हो सकता है, अधिकतम 60 से कम नहीं हो सकता है। अपवाद क्या है? सिक्किम, मिजोरम, गोवा, पांडुचेरी। यहाँ पर जो है अधिकतम सीटों की संख्या 32 है, 40 है, गोवा में 40 है, पांडुचेरी में 30 है। सबसे बड़ी विधान सभा जो है उत्तर प्रदेश में है। कितना है? तो 405 + 1 यानी 406 जो है विधानसभा की सीट है। अधिकतम कितना हो सकता है? 500 हो सकता है, 60 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 60 से कम है। ये अपवाद के रूप में माना जाएगा। सिक्किम, मिजोरम, गोवा, पांडुचेरी। और एंग्लो इंडियन एक इनकी मनोनीत राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 333 के तहत कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। अब बात करते हैं पदाधिकारी का। प्रत्यक्ष अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। यहाँ पर बात करते हैं अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपवाद अपना त्यागपत्र अध्यक्ष के रूप को देते हैं। इन्हें हटाने का प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा, परंतु 14 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य होगा।
अनिवार्य है। अब बात करते हैं विधान परिषद अनुच्छेद 171 के तहत आते हैं। अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद की बात कहा जाता है। विधान परिषद अनुच्छेद 169 में कहा गया कि किसी भी राज्य विधान परिषद की समाप्ति या गठन का उल्लेख है। विधानसभा की उच्च सदन कहते हैं। जैसे विधान सभा को निम्न सदन कहते हैं, विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। वो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। यह अस्थायी सदन भी कभी भी भंग नहीं होता, परंतु इसे 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। इनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यता मनोनीत करता है। क्षेत्र, कला, साहित्य, समाज सेवा, शिक्षा की तरह राज्य विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्य। ट्रिक देखिए, आम बीज यूपी तक उड़ा, आम के बीज यूपी तक उड़ा। ये देखिए कहाँ, देखिए क्या कह रहा है, वर्तमान में 6 राज्य हैं विधान परिषद में। कहाँ कहाँ है तो आम के बीज यूपी तक उड़ा। ये ट्रिक है। कौन कौन से यहाँ पर देख सकते हैं। अ से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, क से कर्नाटक, बी से बिहार, ज से जम्मू एंड कश्मीर, यू से यूपी हो जाएगा, त से तेलंगाना हो जाएगा, उ से उड़ीसा तक हो जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। चलिए कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। निर्वाचन विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। स्नातक वाले भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? स्नातक वाले भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य स्थानीय निकाय माध्यमिक शिक्षक को लाभ। विधान परिषद के पदाधिकारी सभापति और उपसभापति। अब बात करते हैं सभापति के बारे में। उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद आपस में ही करते हैं। सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देते हैं, जबकि उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। इन्हें हटाने का प्रस्ताव विधान परिषद में लाया जाएगा, परंतु 14 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य होता है। विधान परिषद 2/3 बहुमत का प्रस्ताव होना जरूरी होता है। बात कर लेते हैं न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उच्च न्यायालय भारत में 1 होता है और उच्चतम न्यायालय 1 होता है। उच्च न्यायालय भारत में 25 हैं। कितने हैं तो भारत में 25 है। अधिकतम न्यायालय हर जिले में होता है और सुमुक्ति हर जिले में, अनेक ग्राम पंचायत हर गांव में होता है। ठीक है, तो ये देखिए न्यायपालिका भारत में 1 उच्चतम न्यायालय। और उच्च न्यायालय की बात करें तो भारत में 25 है। उच्चतम न्यायालय हर जिले में होता है। अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट जिसे बोलते हैं, तो यह अनुच्छेद 124 के तहत आता है। 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सन 1974 में कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। पहले कलकत्ता था, अभी हाई कोर्ट जो है दिल्ली में चला गया। 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1937 में नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली कर दिया गया है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट 7+1 यानी न्यायाधीश 8 थे, परंतु समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाया गया और वर्तमान समय में 34 न्यायाधीश, 33+1 34। अगर प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो हीरालाल जे कानिया हैं। वर्तमान में 34वें न्यायाधीश शरद अरविंद गोखले थे। और सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार, जजों की संख्या, जजों का वेतन, कार्यालय सेवा शर्तें बढ़ाने का अधिकार संसद को है। किसको है तो संसद को है इनका। ठीक है, वेतन से बढ़ाने की शर्त। नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति एवं मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर किए जाते हैं। कार्यकाल, मुख्य न्यायाधीशों का 65 वर्ष तक अपने कार्य के पद पर रहते हैं
और अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। त्यागपत्र किसे देते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश, तो राष्ट्रपति को देते हैं। शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं तथा अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, यदि किसी कारणवश न्यायाधीश अनुपस्थिति हैं तो वह न्यायाधीशों को कार्यवाहक के मुख्य उपस्थिति पर नियुक्त की जाती है। यहाँ पर तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 127, यदि किसी सुनवाई के लिए न्यायाधीशों को कोरम जजों की संख्या पूरा न हो तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को तदमर्थ न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति करता है जो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों बनने की योग्यता रखता हो। सुनवाई के तत्पश्चात पद से हटा दिया जाएगा। न्यायाधीशों के पद से हटाना, देखिए कैसे हटाते हैं। न्यायाधीशों को केवल 2 बार आधार पर पद से हटाया जा सकता है: सिद्ध कदाचार और असमर्थता। संसद के किसी भी सदन का में लाया जाए, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जारी करना। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट। हाईकोर्ट जो है अनुच्छेद 214 के अंतर्गत आता है, के तहत प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट होगा। अनुच्छेद 216 के तहत हाईकोर्ट का गठन उल्लेख है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। 1862 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई हाईकोर्ट का गठन किया गया था। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास का हाईकोर्ट गठन किया गया था 1862 में। अब बात करते हैं 2013 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में हाईकोर्ट का गठन किया गया। कहाँ? 2013 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय में 2013 में हाईकोर्ट का गठन किया गया। इसके बाद 2019 में आंध्र प्रदेश, अमरावती 25वें हाईकोर्ट का गठन किया गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल परामर्श के पश्चात करते हैं। कार्यकाल, मुख्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल शपथ दिलाते हैं तथा अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। हाईकोर्ट को न्यायाधीशों की योग्यता, भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष न्यायाधीश रह चुका हो, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, तो ये होता है। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता। सुप्रीम कोर्ट तो भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या फिर भारत राष्ट्रपति की नज़र में विविधता हो, और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति हो तो अन्य न्यायाधीशों में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हम आप लोग की वीडियो और ऐसे ही लाते रहेंगे। और चैनल को नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है आपको। यदि हाईकोर्ट में कार्य की अधिवक्ता हो तो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। न्यायाधीशों का पद से हटाना, न्यायाधीशों के केवल 2 आधार पर पद से हटाया जा सकता है: सिद्ध कदाचार, असमर्थता। हटाने का प्रस्ताव संसद में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दोनों सदनों को 2/3 बहुमत जारी होना अनिवार्य है। बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। 343 अनुच्छेद 343 से 343 ओ तक भाग 9 में दिया गया अनुसूची 11 भाग 9 और अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक। ठीक, यह राज्य पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 विषय हैं। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू की थे। उद्देश्य ग्रामीण जनता को भागीदारी बनाकर उन्हें योग्य बनाया जाए कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। यह कार्य चलता रहा 2 अक्टूबर 1959 तक। असफल कब हुआ? तो इस कार्यकाल में जनता को कोई अधिकार नहीं दिया गया और यह कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों को सीमित रह गया। नरेंद्र राय मेहता के समय की 1927 में इन्होंने त्रिस्तरीय पर दिया। कौन से त्रिस्तरीय सुझाव दिया? ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक पंचायत,
चौथा दिशा, ग्राम पंचायत पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तर, जिला पर जिला, राज्य पर राज्य। ये किसने दिया? तो डॉक्टर जी.बी. के राव समिति के आधार पर 4 दिया गया। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत और राज्य, इन्होंने 4 दिया। अब बात करते हैं लक्ष्मी सिद्धोनी समिति 1986 के तहत गैर दलीय आधार पर चुनाव कराया जाए। डॉक्टर पी के नियुक्ति के समिति 1988 में पंचायतों का संवैधानिक दर्जा का प्रदान करना। बात करते हैं यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। बात करते हैं संविधान संशोधन अधिनियम से। यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से 93 में इसके द्वारा पंचायतों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कार्यकाल 5 वर्ष का, और यदि किसी कारणवश पंचायत भंग होता है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन कराया जाएगा। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 भाग 20 में प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन का पूछा जाए संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ? अनुच्छेद 368 में भाग 20 में लिया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहता है। 1951 में हुआ था। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। तो पूछा जाए किस अनुसूची के संशोधन के अधिनियम जोड़ी गए थे, तो फर्स्ट अनुसूची 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। सेकेंड के द्वारा क्या किया गया, तो 1952 में संविधान संशोधन अधिनियम के जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व को पुनर्निर्धारित किया गया। फोर्थ यानी चौथा संविधान संशोधन अधिनियम केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत लिया गया संलग्न। और 10वां देखिए संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में हुआ था। दादर एवं नगर हवेली भारत शामिल केंद्र प्रदेश बनाया गया। बात करते हैं यहाँ पर 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 को किया गया। 8वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें भाषा को जोड़ा गया। जोड़ने के बाद 15वीं भाषा को यहाँ पर बरतिया दिया गया। 27वां संविधान संशोधन, यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हम वही दोस्तों आपसे करा रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो। यहाँ पर 27वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के संघ प्रदेश में के रूप में अवस्थित किया गया। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा के सदस्यों को 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था। किसमें किया गया था, तो 23वां संविधान संशोधन में 1973 में किया गया था। तो 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था। बात करते हैं 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इंपॉर्टेंट है, सिक्किम राज्य को पूर्ण दर्जा मिला। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन देखिए हुआ था कब, 1976 में। संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग सदस्यों के कार्यकाल में 60 वर्ष से बढ़ा कर 62 वर्ष नहीं किया गया। अब 42वां संविधान संशोधन देखिए, इससे लघु संविधान संशोधन कहा गया। 41वां में कहा गया यह, और 42वां में कहा गया 42वां में लघु संविधान संशोधन अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इसमें क्या कहा गया, इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है। प्रस्तावना को 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए थे, तो समान, न्याय और निःशुल्क विधि सहायता जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 के तहत उद्योगों को फिर पॉइंट दिया गया। उद्योगों के प्रतिबंध कार्यकारों को भागीदारी अनुच्छेद 43 के तहत पर्यावरण की रक्षा और सुधार, वन एवं राज्य जीवों को सुरक्षा अनुच्छेद 48 के तहत जोड़ा गया। अनुच्छेद यानी 51 भाग 4 संविधान में 51 में मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया। लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष तक किया गया। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत यहाँ पर कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है संविधान सभा में दो प्रकार से संशोधन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देखिए पहला दिया गया विशेष संशोधन, दूसरा दिया गया है विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन संशोधन से दोनों सदन को बहुमत से प्रस्ताव का होना, और यहाँ दोनों सदन के 2/3 बहुमत के आधे से अधिक की विधानसभा समर्थन होना। और 44वां संविधान संशोधन है। यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन क्या कहा गया, संपत्ति का अधिकार को कानून अधिकार से बचाया गया तथा ये अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था। आंतरिक
अवसंति के स्थान पर प्रास्त विद्रोह शब्द जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल रोकने का प्रस्ताव पारित दिया गया था। प्रावधान दिया गया था किसके तहत दल बदल का, तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम मतदान की आयु 18 वर्ष से कम करके 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष किया गया था। किसके अंतर्गत, तो 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था 1989 के अंतर्गत। और यहाँ पर देखिए 69वां यानी 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में बनाया गया था। और 17वां संविधान संशोधन 1992 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली के पांडुचेरी विधानसभाओं को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषा जोड़ा गया। कौन कौन था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन तहत के अंतर्गत जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची 1992 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में जोड़ा गया क्या, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा का प्रावधान किया गया। 74वां संविधान संशोधन देखिए नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा का प्रावधान किया गया। और यहीं पर देखिए 86वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य संशोधन किया गया था। 2002 में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन। 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत दल बदल का कठोर बनाया जाए। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषा का जोड़ा गया। कौन कौन सा जोड़ा गया था, बोंडी, डोंगरो, मैथिली और संभाली को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। अब बात करते हैं 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में जोड़ा गया। भारत और बांग्लादेश भूमि समझौता हुआ था, कब हुआ था, तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया था। अब बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में किया गया था। तो यहाँ पर क्या कहा गया, वस्तु सेवा GST को संवैधानिक दर्जा प्रावधान किया गया। यानी GST कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसका संविधान 2016 को हुआ था, उल्लेख किया गया था। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का संवैधानिक दर्जा का प्रावधान किया गया था। किसमें, तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 में जोड़ा गया था। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम देखिए आर्थिक आधार पर 10% का सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रदान करना। इसके अंतर्गत 103वां संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत। अब बात करते हैं 104 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2020 में जोड़ा गया। लोकसभा SC ST व इंडियन का समुदाय के आरक्षण का प्रावधान समाप्त किया गया। तब 2020 में। ये रहा पूरा कंप्लीट पॉलिटी आपका भारतीय संविधान। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपका ज़रूर फायदा हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, पढ़ते रहिए।